हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी फिजिक्स चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीके। अभी यहाँ पे पहला सवाल तो ये आता है कि भाई कोई न्यूक्लियस अपने आप को डीके क्यों करेगा? कोई एलिमेंट अपने आप को डीके क्यों करेगा, है ना? डीके का मतलब क्या होता है किसी एलिमेंट के लिए या किसी न्यूक्लियस के लिए? डीके का मतलब क्या होता है? डीके का मतलब ये होता है कि भाई वो अपने अंदर से न्यूक्लियन को बाहर फेंक के अपने आप को किसी स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इसी को हम डीके बोलेंगे, चाहे वो अल्फा हो बीटा हो जो भी हो। ठीक है, वो अपने आप को किसी अंदर से न्यूक्लियन को बाहर निकाल के, सारे न्यूक्लियन नहीं निकालेगा लेकिन अगर उसको कुछ अनबैलेंस फील कर रहा है तो वो किसी न्यूक्लियन को बाहर निकालेगा और अपने आप को किसी स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देगा। इसी को हम डीके बोलते हैं। ठीक है, तो सवाल सबसे बड़ा यही आता है कि भाई क्यों कोई न्यूक्लियस अपने आप को ऐसे डीके करेगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ऐसा क्या होता है कि वो अपने आप को डीके करेगा, है ना? तो उसके पीछे का रीजन आपको ये ग्राफ से पता चलेगा। ये ग्राफ मैंने एक्चुअली इंटरनेट से लिया है। हमारी एनसीईआरटी की किताब में ऐसा कोई परफेक्टली ग्राफ हमें दिया नहीं गया है ये प्रोसेस को समझने के लिए। लेकिन आप ये ग्राफ से समझ सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। देखो, प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम है तो ऐसे केस में वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है। मतलब कि अगर स्टेबल है तो उसको कुछ एमिट करने की जरूरत नहीं है, उसको डीके होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा स्टेबल है ना? और स्टेबिलिटी का मतलब होता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उतने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, है ना? लेकिन मान लो कि ऐसा न्यूक्लियस के जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, तो ऐसे केस में डेफिनेटली वो न्यूक्लियस अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा, है ना? जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ देखो। आप ग्राफ देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना आपको, ये जो यहाँ पे ब्लैक लाइन है, ठीक है, तो ये जो ब्लैक लाइन है ये आइडियलिस्टिक केस होता है। मतलब कि आप देखो, ये आइडियलिस्टिक केस वाली लाइन है। और एक्चुअल लाइन जो भी है वो ब्लू लाइन है। आप देखो, ये ब्लू लाइन वो डेविएट हो गई, है ना? आइडियलिस्टिक केस से डेविएट हो गए। देखो, शुरू शुरू में तो हमें ऐसा दिखता है, स्टार्टिंग में देखो तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। यहां तक आप देखोगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, है ना? मतलब कि यहां तक, स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो यहां तक जो भी टोटल नंबर ऑफ, यहां तक जिनके एटॉमिक नंबर है, वो सारे एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। लेकिन यहां से धीरे 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 ग्राफ को देखो, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर 20 40 60 80 80 पे तो हद हो गई भाई। देखो कितना बड़ा गैप है ना? कितना बड़ा गैप है। तो ये गैप हमें ऐसा बता रहा है। आप देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे प्रोटॉन लिखे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखे, तो आप देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टोटल नंबर न्यूट्रॉन्स में बहुत बड़ा गैप आ रहा है ना? बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो यही कारण होता है कि भाई जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं 20 40 60 80, तो ये ग्राफ को देखो, ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा कि जी हाँ, यहाँ पे ये जो आइडियलिस्टिक केस होता है ना, एन इज इक्वल टू जेड का, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे 20 40 60 80 ये एटॉमिक नंबर के यहाँ पे जितने भी हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, ये एटॉमिक नंबर वाले, वो सभी में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम नहीं होगी। और सेम नहीं होगी तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये अपने आप को अनबैलेंस फील करना स्टार्ट कर देंगे, है ना? अगर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है तो ऐसे केस में वो जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा। और क्योंकि वो अनस्टेबल फील कर रहा है, तो वो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा है उसके पास उसको बाहर निकाल देगा, है ना? मान लो कि अगर प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है। मान लो कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता दूं कि अगर एक न्यूक्लियस ऐसा है कि जिसके अंदर जितना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है उससे एक न्यूट्रॉन ज्यादा है ना? तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, क्योंकि वो अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि उसके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक जितनी ज्यादा है, तो ऐसे केस में वो अपने आप को स्टेबिलिटी पाने के लिए वो एक न्यूट्रॉन को क्या करता है, जिसकी वजह से उसको अनस्टेबिलिटी फील हो रही है ना, उसको वो बाहर निकाल देगा। और बाहर निकालेगा तो भाई अभी वो स्टेबिलिटी को अचीव कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसने स्टेबिलिटी को अचीव कर ली, जैसे वो बाहर निकल गया, यहाँ पे उसने स्टेबिलिटी अचीव कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, इसको रियलिटी से कंपेयर मत करो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था कि ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो वही जो एक्स्ट्रा एक उसके पास जो न्यूट्रॉन पड़ा था, है ना, वो उसको एमिट कर देगा और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। यही चाहत होती है न्यूक्लियस की, है ना? तो
यही इसका कारण है कि जहां पे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में वो जो भी न्यूक्लियस होंगे वो हमेशा इस तरीके से अनस्टेबल अपने आप को फील करेंगे और स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने अंदर से अल्फा, बीटा या फिर गामा उसको रिलीज करेंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए, है ना। और होता क्या है कि अगर मान लो कि मैं किसी एक न्यूक्लियस बोलता हूं, उसमें से मान लो कि उसने एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज कर दिया। अल्फा पार्टिकल मतलब कि उसके पास 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जरा सोचो कि अगर उसका एटॉमिक नंबर लेट्स से 92 है, यूरेनियम है ना। अगर वो एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे अल्फा पार्टिकल मतलब कि 2 प्रोटॉन अंदर से निकल गए, साथ में 2 न्यूट्रॉन भी चले गए, है ना। तो अब देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 92 से घट के 90 हो जाएगा। मतलब कि वही यूरेनियम कन्वर्ट हो गया थोरियम के अंदर, है ना। सीधी सी बात है ना। तो इसी को तो डीके बोलते हैं कि अल्टीमेटली वो क्या करता है, स्टेबिलिटी पाने के लिए उसको लगेगा कि भाई अगर मैं यहां से अल्फा पार्टिकल निकाल लेता हूं और अगर मैं थोरियम बन जाता हूं तो ऐसे कैसे शायद मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, एक अल्फा पार्टिकल को निकाल लिया तो वही यूरेनियम कन्वर्ट हो गया अभी थोरियम के अंदर। तो इस तरीके से वो अपने आप को ही डीके करके अलग अलग एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है ना। यही होता है डीके। क्लियर? आई होप सो कि आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर हो चुका है। जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैंने समझाया, बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो डीके है उसके हम अलग अलग प्रकार अभी देखने वाले हैं, जिसमें देखेंगे अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो आप देखोगे, जितनी चीजें देखोगे, अल्फा डीके हो, बीटा डीके हो, गामा डीके हो, जो भी है ये हम उतने डेप्थ में नहीं देखेंगे, है ना। उतने डीप में नहीं जाएंगे। बस यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन हमारे एनसीईआरटी में दी गई है और ये लेवल पे 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे आप जितना समझ सकते हो और आपको जितना समझना चाहिए उतना ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी अगर आपको और डेप्थ में जाना है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और मैं आपको एक रेकमेंड भी करता हूँ कि अगर डीप में जाना है, सभी एनर्जी का इक्वेशन भी, क्योंकि हम तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, उस प्रोसेस का एक इक्वेशन लिखेंगे। और अगर वो अल्फा डीके है तो उसके अंदर उसका क्यू इक्वेशन भी एक लिखेंगे। लेकिन अगर आपको डीप में जाना है कि क्यों ये, क्यों वो, फलाना क्यों, ढिमाका क्यों, तो ये सारी चीजें अगर समझनी है तो आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है। एचसी वर्मा सर का ही वीडियो है वहां पे। आप सर्च करो अल्फा डीके बाय एचसी वर्मा सर। तो आप वहां पे सर्च करोगे तो आपको उनके वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप वो पूरे वीडियो देखो, वहां पे सारी कैलकुलेशन उन्होंने बताई है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में वो क्वेश्चन भी अराइज यहीं पे लेक्चर में कर दूंगा, ताकि आपको वो वीडियो देखो तो समझ में आ जाए कि हाँ सर ने ये क्वेश्चन राइज किया था और उसका सॉल्यूशन आपको ये वीडियो में से मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली वो जो वीडियो है सर का वो भी बहुत ही हायर लेवल पे है। तो अगर अंदर से जिज्ञासा है कि हाँ मुझे उसको डिटेल में देखना है, ये इक्वेशन कैसे बनते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों इस तरीके से ये इक्वेशन बनता है, सारी चीजें अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ एच सी वर्मा सर का वीडियो। आप जाके वहां पे देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ कि हम इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। जितना हमारी एनसीईआरटी में है, जितना हमारा काम का है, जितना आप इस लेवल पे समझ सकते हो, उतने ही हम यहाँ पे उतनी चीजों को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब यह है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला अल्फा डीके। अभी ये अल्फा डीके किसको बोलते हैं, तो ज्यादातर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटेड चीजें ले ली क्योंकि राइट नाउ माय पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो दैट्स व्हाई। In the alpha decay phenomenon, the unstable nucleus automatically converts and forms a new nucleus and emits the alpha particles। मतलब कि ये घटना के अंदर होता क्या है कि कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल मतलब कि हीलियम न्यूक्लियस को एमिट करके अपने आप को किसी स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है ना। वैसे कोशिश में उसको सक्सेस तो मिलती है, हीलियम को एमिट करेगा तो वो, मैंने एग्जांपल दिया ना कि यूरेनियम में से थोरियम हो जाता है ना, क्योंकि वो एक हीलियम न्यूक्लियस को बाहर फेंक रहा है। अल्फा पार्टिकल मतलब कि हीलियम न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 2 एंड जिसका मास नंबर क्या है 4, मतलब कि 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जब भी अल्फा डीके होता है तो वो न्यूक्लियस अपने अंदर से 2 प्रोटॉन को बाहर निकालता है और साथ में 2 न्यूट्रॉन को, मतलब कि पूरा एक हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकाल देता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। अभी यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको समझनी है कि भाई यहाँ पे ध्यान से सुनना, डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड द पेरेंट न्यूक्लियस। मतलब कि जो डीके
होने वाला है, जो डीके करने वाला है, वो जो न्यूक्लियस होता है उसको पेरेंट न्यूक्लियस बोला जाता है ना। एंड न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस इज कॉल्ड द डॉटर न्यूक्लियस। मतलब कि मैंने एग्जांपल दिया यूरेनियम में से थोरियम। यूरेनियम ने क्या किया, अपने आप को अनबैलेंस फील कर रहा था, अनस्टेबल फील कर रहा था, तो उसने एक हीलियम को बाहर निकाल दिया। तो अब यही यूरेनियम थोरियम के अंदर कन्वर्ट हो गया है ना। तो ये जो यूरेनियम है उसको बोला जाता है पेरेंट न्यूक्लियस, और जो थोरियम बना उसको बोला जाता है डॉटर न्यूक्लियस, है ना। यहां पे इक्वेशन में भी देखेंगे कि किसको पेरेंट बोलेंगे, किसको डॉटर बोलेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, ये और एक चीज यहां पे इंटरेस्टिंग निकल के आती है। इन अल्फा डीके द मास नंबर ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज फोर is for less than that of the decaying nucleus while the atomic number decreases by 2। मतलब कि जो यहां पे आप ध्यान से सुनना कि जब भी कोई ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, हीलियम को रिलीज कर देता है, सो एट दैट टाइम जो डॉटर न्यूक्लियस बनता है, आप देखोगे तो उसके अंदर मतलब कि पेरेंट न्यूक्लियस के कंपैरिजन में डॉटर न्यूक्लियस को देखोगे तो वहां पे मास नंबर में 4 नंबर की गिरावट दिखेगी, एंड एटॉमिक नंबर में आपको 2 का डिक्रीमेंट दिखेगा, है ना। एटॉमिक नंबर 2 जितना कम होगा और मास नंबर 4 जितना कम होगा, है ना। अगर मैं ये पूरी प्रोसेस को यहाँ पे एक इक्वेशन से बता दूं, एक इक्वेशन की जो ऐसे अल्फा डीके को रिप्रेजेंट करता हो, तो मान लो कि मेरे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, जिसका मास नंबर है ए। मैंने बोला कि भाई उसने एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया और कन्वर्ट हुआ डॉटर न्यूक्लियस वाई के अंदर, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस को मैं एक इक्वेशन से कैसे बता सकता हूं, तो भाई ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, ये इक्वेशन जो भी होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। एक्स जेड से लेके ए, जेड टू ए, जेड से लेके ए नहीं बोलेंगे, जेड एटॉमिक नंबर, मास नंबर ए, ये कन्वर्ट हो रहा है किसी डॉटर न्यूक्लियस में। हमने अभी ही देखा कि भाई क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है, अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है, मतलब कि हीलियम को एमिट करता है। तो ध्यान दोगे तो अभी ही हमने ये सेंटेंस देखा कि भाई जब भी आप डॉटर न्यूक्लियस, जब भी अल्फा डीके होता है तो डॉटर न्यूक्लियस को अगर पेरेंट न्यूक्लियस के साथ कंपेयर करते हो तो आपको एटॉमिक नंबर में 2 की गिरावट नजर आएगी और मास नंबर में 4 की गिरावट नजर आएगी, है ना। तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा, मान लो अगर मैंने उसको Y बोला है तो वो Y होना चाहिए, Y का एटॉमिक नंबर होना चाहिए Z-2 एंड उसका मास नंबर होना चाहिए A-4, ठीक है। प्लस हीलियम न्यूक्लियस, प्लस हीलियम न्यूक्लियस, प्लस Q, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लस हीलियम प्लस Q को हमने राइट हैंड साइड पे क्यों लिखा है, इसके पीछे की वजह यह है कि भाई ये पहले था पेरेंट न्यूक्लियस, अब ये बना है, लेकिन ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं ना, वो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास नंबर बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना। इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास नंबर बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है वही सेम राइट हैंड साइड पे भी उतना टोटल मैं बोल रहा हूं टोटल एटॉमिक नंबर दिखना चाहिए, और टोटल जितना यहाँ पे मास नंबर है उतना ही मास नंबर यहाँ पे टोटल आपको राइट हैंड साइड पे भी दिखना चाहिए। तो आप जरा देखो, इन दोनों को ऐड करो, Z-2 प्लस 2, आप देखो तो क्या Z के बराबर हो गया, ठीक है। A-4 प्लस 4, क्या ये A के बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन जो भी लिखते हो वो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ मास नंबर बैलेंस्ड होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड पे प्लस हीलियम भी लिखा है ना। तो इक्वेशन इसी तरीके से आपको लिखना है कि वो दोनों साइड पे बैलेंस्ड हो, है ना, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो सर यहाँ पे एनर्जी बीच में क्या कर रही है ना, सवाल बहुत ही बड़ा आता है कि यार ये एनर्जी बीच में क्या कर रही है। ये जो क्यू आपने लिखा है वो होती है एनर्जी। यहाँ पे देखो, विच इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस विच कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रिलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द आइंस्टाइन। मतलब कि अपनी जो स्पेशल रिलेटिविटी की जो यहाँ पे डेफिनेशन है उस हिसाब से हम ये एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि सर आपने बोला कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए ना। ये इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे बैलेंस दिखना चाहिए एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर में, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बीच में ये प्लस क्यू क्या कर रही है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्लस क्यू का मतलब क्या है, तो भाई ये जो इक्वेशन है ना वो सिर्फ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के केस में ही बैलेंस नहीं दिखना चाहिए, उसके साथ साथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे हमें बैलेंस नजर आनी चाहिए। मतलब कि इन टर्म्स ऑफ मास भी हमें यहाँ पे बैलेंस दिखना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिखनी चाहिए, और नॉट ओनली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहाँ पे दिखना चाहिए, है ना। ये बहुत ही जरूरी टर्म होती है, लेकिन मैंने बताया ना कि हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है ये सारी चीजों को, ये इक्वेशन कहाँ से आते हैं, सारी चीजें देखो, ये इक्वेशन कहाँ से आते हैं ये तो सिर्फ आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, है ना।
मैंने बोला कि यार इक्वेशन ऐसे लिखना है कि वो बैलेंस होना चाहिए, तो ये पेरेंट हो गया, ये डॉटर हो गया, लेकिन साथ में क्योंकि इक्वेशन इस तरीके से लिखना होता है जो पूरे रिएक्शन को समझाता है, ये पूरी जो प्रोसेस है उसको समझाने वाला इक्वेशन होता है ना, तो इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि दोनों साइड पे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बैलेंस्ड हो, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्लस करके हीलियम लिख देते हैं जो एमिट हो रहा है ना। मतलब कि आप देखोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका टोटल एटॉमिक नंबर Z एंड टोटल मास नंबर A होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि भाई ये क्यों बीच में क्यों, क्योंकि पीछे की वजह यह है कि जब ये प्रोसेस होती है ना, और जब ये प्रोसेस होती है तब रिसर्च ऐसा बोलते हैं कि भाई जितना यहाँ पे ये जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस था उसका जितना मास था, है ना, बिफोर दिस एमिशन प्रोसेस, बिफोर दिस अल्फा एमिशन, उसका जितना मास था, ठीक है, और जब उसको कंपेयर किया गया आफ्टर द एमिशन इन दोनों के मास के एडिशन के साथ, तो हमें ये नजर आया कि भाई ये मास था ना, ये पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास था वो इन दोनों के एडिशन से ज्यादा था। अभी सवाल ये निकल के आता है तो फिर बाकी का मास गया कहां पे? क्योंकि भाई अगर मैं बोलता हूं कि अगर इन दोनों को जोड़ो तो वापिस आपको पेरेंट मिलना चाहिए, है ना। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर वाइज तो यही है ना कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, है ना, तो ये मुझे इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन मास के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर मैं पेरेंट एटम का, पेरेंट न्यूक्लियस का अगर मैं मास कैलकुलेट करता हूं एंड ये डॉटर न्यूक्लियस को हीलियम न्यूक्लियस के मास के साथ अगर ऐड करता हूं तो दोनों में मुझे डिफरेंस नजर आएगा। टू बी स्पेसिफिक अगर बताऊं तो ये मास जो भी है, पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास है वो इन दोनों के मास के एडिशन से ज्यादा है, ग्रेटर देन है ना। तो सवाल ये निकल के आता है तो बाकी की एनर्जी गई कहां पे? सर बाकी की एनर्जी नहीं, बाकी का मास। अरे भाई वही है, बाकी का मास गया कहां पे? क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी से हम ये समझ सकते हैं कि भाई जो मास होगा, ठीक है, जो मास डिफेक्ट यहां पे नजर आ रही है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी और इट मे बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, है ना। तो वो एनर्जी में गई होगी ना वो प्रोसेस, वो जो हो रही है उसमें ये जो मास डिफेक्ट हमें नजर आ रहा है, क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियस का मास ये डॉटर न्यूक्लियस प्लस जो एमिट हो रहा है वो हीलियम के मास के एडिशन से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज ए मास डिफेक्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और वो मास डिफेक्ट आखिर में गई कहां पे, कहां गायब हुई होगी, वो मास कहां गायब हुआ होगा? तो भाई मास इज वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो जो मास डिफेक्ट आ रही है वो एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ होगा, है ना, एनर्जी रिलीज हुआ होगा। और ये बात तो सही है, बात सही। मैं आपको इतना डिटेल में इक्वेशन वगैरह नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन मैं इतना समझा दूंगा आपको कि भाई क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि भाई यहां पे पेरेंट न्यूक्लियस का जितना टोटल मास है, क्योंकि आइडियली भाई अगर उसी में से डॉटर बनता है और उसी में से एक अल्फा पार्टिकल निकला है तो उस हिसाब से जो डॉटर बना और जो अल्फा पार्टिकल निकला, इन दोनों का मास का एडिशन भाई ये पेरेंट के बराबर ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेरेंट का न्यूक्लियस का मास, ये रिसर्च बोलता है, पेरेंट का न्यूक्लियस का मास ग्रेटर देन है इन दोनों के एडिशन से। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ मास डिफेक्ट, और वो मास डिफेक्ट आई किसकी वजह से? तो आप खुद ही सोचो कि भाई ये जो मास डिफेक्ट आई, चलो मास डिफेक्ट आई वो कहां पे कन्वर्ट हुई, तो हमने मान लिया कि वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना, क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी हमें यही समझाती है कि भाई मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मास, है ना, यही हमें बोलती है। तो हमने मान लिया कि जो भी मास डिफेक्ट यहां पे दिख रही है, वो जो मास गायब हो चुका है ना, वो शायद एनर्जी में कन्वर्ट, शायद नहीं 100% एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। मतलब कि ये प्रोसेस दरमियान हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ डॉटर न्यूक्लियस नहीं बनता है, डॉटर न्यूक्लियस के साथ साथ अल्फा पार्टिकल भी निकलते हैं और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है ना। तो ये हमें तीनों लिखना पड़ता है ना। सिर्फ मैं पेरेंट लिख दूं तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगी। ये मुझे ये जो इक्वेशन है पूरी प्रोसेस समझाता है। ये इक्वेशन से मुझे क्या क्या समझ में आता है? ये इक्वेशन से मुझे ये समझ आता है कि भाई कौन एमिट हुआ, डॉटर में कौन सा न्यूक्लियस बना, और कितनी एनर्जी रिलीज हुई, ये तीनों मुझे यहां से मिल सकता है ना। तो ये इक्वेशन पूरी प्रोसेस को, अल्फा डीके की प्रोसेस को समझाने वाला इक्वेशन है। तो सवाल वापस वही क्रिएट होता है, मैं आपके दिमाग में भी वही क्वेश्चन यहां पे क्रिएट कर रहा हूं कि भाई ये एनर्जी क्यों रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, है ना। और ये मास डिफेक्ट आई तो ये एनर्जी में क्यों क्यों यहां पे एनर्जी रिलीज हुई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो भाई रीजन क्वाइट सिंपल है कि ये जो एमिट होने की जो प्रोसेस होती है ना, ये कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ व्हाट सर? कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। यहां पे मोमेंटम का कंजर्वेशन आपको दिखेगा। शायद आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हो तो आपको पता होगा कि भाई जहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से दो बॉडी अगर अलग नहीं हो रही है,
अगर दो बॉडी अलग होती है वो किसी अपने इंटरनल रीजन की वजह से अगर अलग हो रही है तो इन दैट केस वो बॉडी का मोमेंटम कंजर्व्ड होता है ना। ये आपको पता होगा कि अगर किसी इंटरनल रिएक्शन की वजह से या इंटरनल रीजंस की वजह से अगर दो बॉडी अलग हो रही है सो इन दैट केस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज देयर, है ना। मोमेंटम का वहां पे कंजर्वेशन होगा। तो भाई ये जो प्रोसेस है अल्फा डीके की वो क्या कौन सी प्रोसेस है, मतलब क्या किसी एक्सटर्नल को जाके अंदर से वो हीलियम को बाहर निकालना पड़ेगा? नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब ये होता है कि ये अपने अंदर इंटरनल रीजंस की वजह से यहां पे अल्फा को इमिट कर रहा है ना। उसको स्टेबिलिटी पानी है तो वो क्या करेगा, अनस्टेबल फील कर रहा है, स्टेबिलिटी पानी है तो वो अपने अंदर से किसी अल्फा को इमिट कर देगा, है ना। तो ये इंटरनल रीजन की वजह से ये घटना घटी, है ना। और होता है ये है कि भाई मान लो कि ये न्यूक्लियस है, अगर मैं बोलूं कि अंदर से अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, इमिशन का मतलब क्या होता है, इमिट करना मतलब कि पुच्चू बाहर निकल गया, है ना। और ये जो अल्फा पार्टिकल जो बाहर निकलता है ना, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है बाहर निकला मतलब कि स्लोली स्लोली निकला? अरे भाई एकदम तेजी से निकल सकता है भाई, इतनी तेजी इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास होती है कि भाई वो अपने हमारे डीएनए को भी यहां से पेनिट्रेट करके जा सकता है ना। इतनी जबरदस्त उसके पास एनर्जी होती है ना। तो भाई इट इज हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, वो कुछ काइनेटिक एनर्जी, मान लो कि अल्फा पार्टिकल यहां से कुछ बाहर निकल गया है ना, इमिट कर दिया ये न्यूक्लियस ने। तो भाई पहले तो ये अपने इंटरनल रीजंस की वजह से ये दोनों बॉडी अलग हुई, है ना। मैं इसको दोनों बॉडी ही बोल सकता हूँ ना, एक है पेरेंट, एक पहले पेरेंट था, उसमें से अभी यहाँ पे ये जो दो बॉडी मुझे दिख रही है, पहले पेरेंट था तब ये जो हीलियम है वो अंदर ही था, इसके अंदर था, है ना। लेकिन जब भी अलग होते हैं तो अब ये डॉटर बन गया, ये डॉटर और ये हमारा अल्फा पार्टिकल, तो दो बॉडी अलग हुई। पहले पेरेंट पूरा था, अभी डॉटर एंड अल्फा पार्टिकल दोनों अलग हो रहे हैं। और जब भी अलग होते हैं उसमें भी हमने देखा तो ये पाया कि भाई ये जो डॉटर न्यूक्लियस जो भी बनेगा वो मैसिव होगा, है ना, और उसका मास बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। तो उसके केस में हमें पता है कि अगर मैं आपको एक सीधा सा छोटा सा एक फुद्दू सा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो कि अगर एक छोटा सा एक बॉम्ब है जो ब्लास्ट करता है, तो मान लो कि उसका एक बड़ा टुकड़ा है, मान लो कि वो दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ, एक है बड़ा टुकड़ा जिसको मैं बी से डिनोट करता हूं, एक है छोटा टुकड़ा जिसको मैं स्मॉल से मतलब कि एस से डिनोट करता हूं। तो भाई हमें पता है कि ये जो छोटा टुकड़ा होगा वो दूर जाके गिरेगा और जो बड़ा टुकड़ा होगा वो यहीं पे नजदीक में गिर जाएगा, है ना। हमें पता है क्यों, क्योंकि जिसके पास मास ज्यादा है उसको वेलोसिटी कम मिलती है और जिसके पास मास कम है उसको वेलोसिटी ज्यादा मिलती है ना। तो इसी को तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। बॉम्ब जब भी ब्लास्ट होता है तो वो प्रॉब्लम भी आप कैसे सॉल्व करते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, है ना। तो यहां पे भी ऐसा ही होता है कि भाई जब भी ये कोई न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियस किसी अल्फा को इमिट करता है तो इमिशन का मतलब होता है कि बाहर तेजी से निकालना, उसको फेंक देना, है ना। तो ये जो अल्फा पार्टिकल निकलता है इट इज हैविंग वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, उसके पास पहले से बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है, वो अपने डीएनए को भी ऐसे पेनिट्रेट करके जा सकता है, उतनी काइनेटिक एनर्जी लेके वो घूमता है ना। तो जब भी बाहर निकलता है तब एक्चुअल में डॉटर एंड अल्फा ये दोनों अलग हो रहे हैं, दो बॉडी कन्वर्ट हुई, दो बॉडी बनी ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन वो इंटरनल प्रोसेस की वजह से बनी है, इंटरनल रीजंस की वजह से बनी है, इसलिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये डॉटर जो भी है वो अगर मैं मान लूं, अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि अल्फा पार्टिकल अगर ये डायरेक्शन में बाहर इमिट हुए तो ये जो डॉटर है, डॉटर न्यूक्लियस है, वो पीछे की डायरेक्शन में जाने चाहिए, है ना, पीछे की डायरेक्शन में, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे भी होगा, है ना। और अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये तो मैसिव है ना, डॉटर न्यूक्लियस तो मैसिव है, तो उसको कम वेलोसिटी मिली होगी, ना के बराबर मान सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास कंपेयर टू डॉटर न्यूक्लियस, तो आप समझ सकते हो कि वो बहुत ही कम होगा, तो उसको ज्यादा वेलोसिटी मिले, और ज्यादा वेलोसिटी का मतलब होता है कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। अभी सवाल ये निकल के आता है कि भाई इसको काइनेटिक एनर्जी आई कहां से इसके पास, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से ये अल्फा पार्टिकल जो भी है इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, और क्योंकि ये डॉटर जो भी है वो मैसिव है तो उसको बहुत ही कम वेलोसिटी मिली होगी, और क्योंकि अल्फा का मास ये डॉटर न्यूक्लियस से कम है, बहुत ही कम है, तो उसको बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी मिली होगी, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से इसको ज्यादा वेलोसिटी मतलब कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिली होगी। तो सवाल ये आता है कि ये एनर्जी आई कहां से, है ना, ये एनर्जी आई कहां से, तो भैया ये जो हम लिखे ना वो यही वाली क्यू जो है ना वो यही वाली एनर्जी है, मतलब कि जो मास डिफेक्ट आ रही है ना यहाँ पे कि पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास है वो डॉटर प्लस हीलियम के मास के एडिशन से ज्यादा है ना, मतलब कि यहाँ पे देयर इज ए मास डिफेक्ट, तो वो मास डिफेक्ट जितनी है उतनी एनर्जी एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिली है।
है ना। तो जो मास डिफेक्ट आ रही है वो मास कहाँ गायब हुआ, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी में, जिसको लेकर ये अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। देखो इसका पूरा एनर्जी कैलकुलेशन है। आप, मैंने बताया ना कि आपको अगर डिटेल में इसको समझना है, सारी चीजें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ लगा के सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा। ये हमारा एनसीईआरटी लेवल पे उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए तो मैंने आपको बताया एचसी वर्मा सर का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां से सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब ये समझते हैं कि तो ये क्यू कितनी होनी चाहिए, है ना, ये क्यू कितनी होनी चाहिए, तो इसका भी आंसर दे देते हैं, इसका भी आंसर दे देते हैं। पहले ये पता कर लो कि भाई ये डेल्टा एम मतलब कि मास डिफेक्ट कितनी होगी, है ना, मास डिफेक्ट कितनी होगी ये पता कर लो, तो फिर हम इसको डेल्टा एम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेफिनेटली वी विल गेट दैट एनर्जी जो रिलीज हो रही है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जो हीलियम न्यूक्लियस जो फटाक से बाहर निकल रहा है यूजिंग बाय हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी कितनी होगी वो हम यहां से पहले मास डिफेक्ट कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला मास डिफेक्ट का, आप दिख रहे हो, ये रहा फॉर्मूला मास डिफेक्ट का, है ना। मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे नजर आया है कि भाई पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास होता है वो डॉटर प्लस हीलियम के मास से ज्यादा होता है। तो सीधी सी बात है, मैं एक काम कर दूं, मास डिफेक्ट को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ये पेरेंट न्यूक्लियस के मास में से मैं डॉटर न्यूक्लियस के मास को एंड हीलियम के मास को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो मुझे जो डिफरेंस होगा वो यहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एम क्या बनेगा, डेल्टा एम इज नथिंग बट मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमें सब्ट्रैक्शन मिलेगा वो क्या होगा हमारे लिए, डेल्टा एम, है ना, जो यहाँ पे मास डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है वो। और वही मास, क्योंकि यहाँ पे हम मानते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, जो मिली है किसको, हीलियम न्यूक्लियस को, अल्फा पार्टिकल को, जो काइनेटिक एनर्जी लेके वो बाहर निकल रहा है ना। अभी आप ये वापिस मत पूछना कि सर उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती क्यों है, भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वही तो समझाए हम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर दिस एमिशन प्रोसेस, जो उसका मोमेंटम था जो मैं यहाँ पे जीरो मान सकता हूँ, वही सेम मोमेंटम आपको आफ्टर दिस एमिशन प्रोसेस भी दिखना चाहिए। तो उसमें मुझे क्लियरली नजर आता है कि अगर दो बॉडी अलग हुई तो बिफोर दैट वो दोनों एक थे और तब उनका मोमेंटम जीरो था, है ना। और जब वो दोनों अलग होते हैं, इंटरनल रीजंस की वजह से अलग होते हैं, तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो इसका मतलब है कि एक बॉडी अगर ये डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी बॉडी ये डायरेक्शन में जाएगी, है ना। दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि बिफोर दिस एमिशन प्रोसेस उसका मोमेंटम था जीरो, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये तो मैसिव होगा, तो इसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसको वेलोसिटी ज्यादा नहीं मिली है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर मिली है। लेकिन इसका मास जो अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ उसका मास बहुत ही कम है, तो उसके हिसाब से इसको ज्यादा वेलोसिटी मिलनी चाहिए, मतलब कि वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके, तो यहां से उसको वेलोसिटी मिलती है फ्रॉम यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और हम एमिट बोलते हैं ना, अल्फा डीके में क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। नहीं समझ में आता तो देसी लैंग्वेज में समझाऊं तो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, एमिट हो रहा है मतलब कि बाहर निकल के, मतलब कि आप मान लो एमिट का मतलब क्या होता है, एमिशन का मतलब क्या होता है, तेजी से बाहर फेंक दिया, है ना, तेजी से बाहर। तो तेजी के लिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, वो ही एनर्जी आती है कहां से, वो एनर्जी आती है भाई यही मास डिफेक्ट से, क्योंकि वो जो मास डिफेक्ट हमें नजर आ रही है ना, वो मास डिफेक्ट ही सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो एनर्जी की वैल्यू मिलेगी वही होगी वो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मास डिफेक्ट को निकाल के आप उसको सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके रिलेटिव हमारी जो थियरी है, ठीक है, वो हम यहाँ पे अप्लाई करके डेल्टा, मतलब कि हाँ आइंस्टाइन जी ने बताया था कि स्पेशल रिलेटिविटी में हमने समझाया था, हमें उन्होंने समझाया था कि मास इज ए वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मास, ठीक है। तो यही वाला पॉइंट अप्लाई करके आप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कितनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गई है ये आप यहां से पता कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गई बात सारी अल्फा डीके की। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मेरे पास एक यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238, और मान लो कि यही यूरेनियम एक अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है ना, एक अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है, वो अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा है। तो वो क्या करता है कि अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा है, तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी पाने के लिए एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज कर लेता है ना। तो पेरेंट न्यूक्लियस कौन है, यूरेनियम,
हमें उसका पूरा इक्वेशन लिखे तो इक्वेशन कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे पेरेंट न्यूक्लियस, राइट हैंड साइड पे डॉटर न्यूक्लियस प्लस एमिटेड न्यूक्लियस प्लस एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके का हमें फॉर्मेट फॉलो करना होता है। ठीक है, तो देखो यहां से हमें क्या बोला गया था कि जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो डॉटर न्यूक्लियस के एंड पेरेंट न्यूक्लियस के बीच में एटॉमिक नंबर में कितना गिरावट नजर आती है, 2 की, एंड मास नंबर में कितनी गिरावट नजर आती है, 4 की। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई 92 इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द 90, है ना, 2 प्रोटॉन निकल चुके हैं, तो अब एटॉमिक नंबर कितना बचेगा, 90। और 90 किसका एटॉमिक नंबर है, थोरियम का। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि यूरेनियम जब भी एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है तो वो एक्चुअल में अपने आप को डीके करके थोरियम में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड कितनी एनर्जी ये हीलियम न्यूक्लियस को काइनेटिक के फॉर्म में मिली होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रोसेस के अंदर ये जो पेरेंट न्यूक्लियस का मास होता है वो डॉटर न्यूक्लियस प्लस हीलियम न्यूक्लियस के मास के एडिशन से ज्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये पेरेंट न्यूक्लियस है उसके मास में से ये जो डॉटर न्यूक्लियस है एंड ये जो हीलियम है उन दोनों के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, डेल्टा एम की वैल्यू। और स्पेशल रिलेटिविटी का फॉर्मूला अप्लाई करके हम जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये अल्फा पार्टिकल को मिलती है, वो मास जो कन्वर्ट हुआ है एनर्जी के फॉर्म में, वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी, वो हम यहाँ से ये फॉर्मूला से लगा सकते हैं। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्फा पार्टिकल या फिर अल्फा डी के, अल्फा पार्टिकल नहीं अल्फा डी के। क्लियर यहां तक, आई होप सो कि ये क्लियर हुआ है अभी, है ना। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं, बीटा डीके की बात करते हैं। अभी ये बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। प्रोसेस इन विच ए न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज वाला लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाला एक पार्टिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब भी स्पॉन्टेनियसली एक न्यूक्लियस अगर एमिट करता है तो इसको हम बीटा डीके बोलते हैं ना। देखो अल्फा डीके में क्या होता था, एक पूरा हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकलता था, है ना, एक पूरा हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकल रहा था, है ना, जिसमें 2 प्रोटॉन होते थे 2 न्यूट्रॉन होते थे, है ना। लेकिन जब भी बीटा डीके आता है तो यहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या तो पॉजिट्रॉन एमिट होगा, है ना। अभी जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है ना सिर्फ, तब हम इसको बीटा माइनस डीके, नेगेटिव चार्ज एमिट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज एमिट हो रहा है, तो यहां पे हम इसको बीटा माइनस डीके बोलेंगे। एंड जब भी पॉजिट्रॉन यहां पे रिलीज होगा तो हम उसको बीटा प्लस डीके बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो। तो बीटा डीके को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है बीटा माइनस डीके, एक होता है बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा एंड बीटा प्लस डीके मतलब कि एक पॉजिट्रॉन यहां पे रिलीज होगा। ठीक है, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है पता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कोई न्यूक्लियस क्यों अपने अंदर से बीटा डीके करेगा, है ना, क्यों अपने अंदर से बीटा डीके, मतलब कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन या सिर्फ एक पॉजिट्रॉन। सवाल यह आता है कि क्या सर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन ही निकलते हैं, भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग दिस ये जो बीटा डीके होता है ना, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये भी देखा गया, रिसर्च ऐसा बोलता है कि सिर्फ यहां पे इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, ये सिर्फ ये दोनों ही नहीं, दोनों मतलब साथ में नहीं, अगर बीटा माइनस डीके हो रहा है तो बीटा प्लस नहीं हुआ होगा, और बीटा प्लस हो रहा है तो बीटा माइनस नहीं हो सकता, है ना। मतलब एट अ टाइम दोनों में से कोई भी एक एमिशन होगा। लेकिन यहाँ पे देखा तो ये पाया गया कि या तो बीटा माइनस हो रहा है तो ऐसे केस में एक इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आता था। उसी तरीके से जब बीटा प्लस डीके होता है तो अब एक्चुअल में सिर्फ एक पॉजिट्रॉन ही बाहर आना चाहिए। लेकिन जब देखा गया तब यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आता है, हमारे पास रिसर्च निकल के आता है, वो हमें ऐसा बोलता है कि सिर्फ पॉजिट्रॉन तब वहां पे रिलीज नहीं हुआ है, उसके साथ साथ कोई और भी है जो रिलीज हुआ है, कोई और भी है जो रिलीज हुआ है ना। और जब रिसर्च ने सारी चीजें यहाँ पे मतलब पूरे रिसर्च एनालिसिस हुए और उसके बाद अब ये कहां से पता चला ना, इसके लिए आपको मैंने बताया कि उसके लिए आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इक्वेशन में एटॉमिक नंबर के सेंस में बैलेंस, मास नंबर के सेंस में बैलेंस, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के मैथमेटिकल इक्वेशन लगा के ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि जी हाँ ऐसा कुछ होता है ना। तो होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई बीटा माइनस डीके हो रहा है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है ना। देखो एनर्जी तो आ ही रही है, एमिट हो रहा है तो भाई वो
काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर आ रहा है तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी, लेकिन एनर्जी के साथ साथ एक और पार्टिकल भी रिलीज हो रहा है ना, ये एक और पार्टिकल भी रिलीज हो रहा है। टू बी स्पेसिफिक अगर बताए, सीधा बात करें तो बीटा माइनस डी के जब भी हो रहा है तब एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहां पे एंटी न्यूट्रिनो करके एक पार्टिकल भी यहां पे उसके साथ साथ इमिट हो रहा है ना, और सम एनर्जी इज इमिटेड। सीधी सी बात है कि एक एंटी न्यूट्रिनो नाम का एक पार्टिकल एंड बीटा माइनस में एंड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अगर इमिट हो रहे हैं, एमिशन का मतलब होता है कि भाई कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकलना है ना। तो सीधी सी बात है कि यहां पे मैं इतना बोल सकता हूं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो अगर रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे कुछ एनर्जी भी साथ में रिलीज हुई है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि बीटा माइनस डी के में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, नहीं नहीं नहीं। जब भी देखा इक्वेशन को तब साइंटिस्ट को नजर आया कि भाई ये इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से सही नहीं रहा है ना। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, आप चाहो तो उसमें डिटेल में जा सकते हो, इसलिए मैं सिर्फ आपको एक एक पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं कि कहां से एंटी न्यूट्रिनो एंड ये न्यूट्रिनो पिक्चर में आए है ना। सर ये न्यूट्रिनो क्या कहां से मतलब कौन से डीके में आता है, तो भाई ध्यान से सुनो, जैसे बीटा माइनस डीके में सिर्फ इलेक्ट्रॉन अकेला इमिट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो या फिर एंटी जो भी बोलना है, एंटी जो भी बोलना है, एंटी न्यूट्रिनो भी यहाँ पे रिलीज होता है एंड साथ साथ कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उसी तरीके से बीटा प्लस डीके के अंदर एक पॉजिट्रॉन के साथ साथ एक न्यूट्रिनो, ठीक है, इन बीटा प्लस डीके, व्हाइल न्यूट्रिनो इज आल्सो इमिटेड अलोंग विद द पॉजिट्रॉन इन बीटा प्लस डीके, ठीक है, मतलब कि ये पॉजिट्रॉन के साथ साथ एक न्यूट्रिनो भी यहां पे रिलीज होता है एंड साथ साथ कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है ना। तो भाई ये एंटी न्यूट्रिनो एंड ये न्यूट्रिनो, ठीक है, ये मतलब क्यों पिक्चर में आते हैं, ऐसा क्या होता है कि भाई साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि यहाँ पे ऐसा भी कुछ होना चाहिए। और टू बी स्पेसिफिक अगर बताऊं तो ये न्यूट्रिनो होता है ना, वो बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब कि आप उसके आप इसको जीरो मास वाला पार्टिकल समझ लो है ना, बहुत ही स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल, इवन जीरो मास कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में उनके पास मान लो कि भाई यहाँ पे उनके पास मास है ही नहीं, मास लेस पार्टिकल है ऐसा। और आप समझ सकते हो कि मास लेस पार्टिकल हो कि जिसका मास कम होता है, जिसका मास बहुत ही कम होता है उसको वेलोसिटी ज्यादा मिलती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बीटा डीके भी क्या है, किसी इंटरनल रीजंस की वजह से होने वाली एक घटना है ना। कुछ अंदर न्यूक्लियस के अंदर अनस्टेबिलिटी आई और उसने ये बीटा डीके कर दिया है ना। तो बीटा डीके जब भी होता है तो ये इंटरनल रीजन की वजह से होता है, इसकी वजह से यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है मतलब कि जो यहाँ पे एमिट हो रहा है ना, तो बिफोर दैट वो जो पेरेंट न्यूक्लियस रहा होगा उसका मोमेंटम जीरो होगा, लेकिन आफ्टर दिस प्रोसेस तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी मिली है। और उसमें से अगर कोई ऐसा पार्टिकल मैं आपको बता दूं कि भाई एक ऐसा पार्टिकल है कि जो मासलेस है ना, मासलेस मतलब कि बहुत ही छोटा, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत छोटा मास है, तो ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी उसी को मिली होगी ना, कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी उसी को मिली होगी। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये इतना तेजी से निकल जाता है कि उसको ट्रेस करना भी पॉसिबल नहीं है। इवन ऐसा माना जाता है कि वो पूरी अर्थ को भी ऐसे पेनिट्रेट करके निकल सकता है ना, पूरे अर्थ को भी पेनिट्रेट करके निकल सकता है। न्यूट्रिनोस एंड एंटी न्यूट्रिनोस कैन पेनिट्रेट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैटर इवन अर्थ विदाउट एनी इंटरेक्शन। तो आप समझो कि वो कितने तेजी से गए होंगे है ना, कितने तेजी से पास होते होंगे, मतलब कि वो पूरी अर्थ को भी पेनिट्रेट करके निकल जाते हैं ना विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन। तो आप ये समझ सकते हो। और एक तो मासलेस है तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा मिलती होगी है ना। तो ये उनको पिक्चर में कैसे आए, वो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ये पिक्चर में कैसे आए, तो जब भी ये इक्वेशन लगाए थे ना साइंटिस्ट लोग, तब उन्होंने देखा कि भाई ये कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है ना। वो एनर्जी वगैरह लगाए, मास कंपैरिजन, मास डिफेक्ट वगैरह कैलकुलेट किए, सब कुछ किए, तो उन्होंने देखा कि भाई कुछ यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लमेटिक है। मतलब कि जब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला पॉइंट लगाए तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कोई तो ऐसा पार्टिकल है कि जो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बाहर निकल रहा है। तो ये सारे फॉर्मूला वगैरह लगाए और देखा कि हाँ ये बात तो सही है कि कोई ऐसा पार्टिकल है जिसको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना, जो ट्रेस नहीं हो पा रहा है उतना तेजी से, मतलब हो सकता है कि उसके पास इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी, मासलेस है तो उतनी काइनेटिक एनर्जी कि वो हम
पलकों में मतलब निकल जाता है, मतलब हमें पता भी नहीं चलता है कि वो उसको ट्रेस करना ही पॉसिबल नहीं है ना। और उतना तेजी से निकलता है कि भाई वो पूरी अर्थ को भी पेनिट्रेट करके निकल सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन, है ना। तो ये आप समझ सकते हो, इसलिए उसको ट्रेस करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इक्वेशन जब भी लिखे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया गया, तब पता चला कि कोई तो ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन या फिर यहाँ पे बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन के साथ बाहर निकल रहा है ना। तो इसीलिए फिर उनको नाम दे दिया गया न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, है ना। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है। देखो हमें यहाँ पे कोई ऐसा कैलकुलेशन वगैरह पूछने वाला है नहीं कि वो कैसे इक्वेशन बैलेंस किए थे, कैसे इसका अस्तित्व बीच में आया, क्योंकि उसको तो देखना पॉसिबल नहीं, उसको ट्रेस नहीं कर सकते, उसका वो तो मासलेस होता है ना। वो सारी चीजें होने के बावजूद भी हम क्यों उसको इक्वेशन में बीच में लिखते हैं, देखो उसके पीछे की वजह के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरा टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा समंदर है, आपको जितना डूबना है उतना डूब सकते हो। उसके लिए हमारे पास ये 12 बहुत ही लोअर लेवल होता है ना। तो यहाँ पे हमें जितनी चीजों की जरूरत होती है बस उतना देख लो, उतना हमें पता होना चाहिए। बाकी अगर डीप में जाना है तो हायर स्टडी है, वहां पे जाके आप वो डिटेल में स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको वहां पे जानने को मिलेगी, कैसे इक्वेशन को बैलेंस किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कैसे इक्वेशन बनते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे समझ में आ जाएगी, है ना। तो अल्टीमेटली बस मैंने आपको एक सिंपल सा पॉइंट समझाया कि भाई जब भी वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया गया तो उनको देखा कि भाई यहाँ पे कोई तो ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन के साथ बाहर निकल रहा है ना, कि जिसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, इतना तेजी से कि भाई वो अर्थ को भी पेनिट्रेट कर सकता है ना, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहां से ये पिक्चर में आते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कितना याद रखना है, हमें इतना याद रखना है कि बीटा माइनस डीके है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो भी बाहर निकलते हैं। और अगर वो बीटा प्लस डीके है तो सिर्फ पॉजिट्रॉन नहीं, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो भी यहां पे बाहर निकलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अभी डिस्कस करते हैं बीटा माइनस डीके, अभी डिस्कस करेंगे हम बीटा माइनस डीके, ठीक है। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं बीटा माइनस डीके। तो in beta minus decay, atomic mass number of a daughter nucleus remains same that of the parent nucleus, but the atomic number of the nucleus goes up by 1 in given general equation। देखो यहां पे क्या बोला गया है, एटॉमिक मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस रिमेन सेम। मास नंबर क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो मास नंबर में बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस गोज अप बाय 1 इन जनरल इक्वेशन, हम ये समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एटॉमिक नंबर जो भी है वो 1 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि वो प्लस हो रहा है, +1 हो रहा है, लेकिन मास नंबर रिमेन अनचेंज। बीटा माइनस डीके में एक्चुअल में निकलता क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एटॉमिक नंबर से देखने जाऊं तो मैं उसको -1 लिख सकता हूं। और मास नंबर वाइज अगर देखना हो तो भाई इलेक्ट्रॉन को मास नंबर कैलकुलेट करने में काउंट नहीं किए जा सकते, क्योंकि मास नंबर मतलब कि न्यूक्लियंस जो भी है, टोटल न्यूक्लियंस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं ना। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है, वो ऑर्बिट में घूमता है, तो उसको मास नंबर कैलकुलेशन में हम काउंट नहीं करते। तो जो बीटा माइनस निकलता है मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अभी आप बोलो कि सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से बाहर निकलता है, तो एक्चुअल में ये प्रोसेस क्या होते हैं ना, वो मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। तो इसको बाद में ये सेंटेंस के पास जाते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम इसको बोलते हैं कि वो एक एटॉमिक नंबर को कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन उसका मतलब ये भी तो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम एक -1 एटॉमिक नंबर है उसके पास, ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन मास नंबर में वो कोई भी गिरावट या इंक्रीमेंट नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि मास नंबर कैलकुलेशन में उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। तो अगर मुझे ये प्रोसेस को लिखना है, ये प्रोसेस को अच्छे से लिखना है, तो ये प्रोसेस कैसी होगी, बीटा माइनस डीके को अगर मुझे शो करना है तो ये हो गया, मान लो कि हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है वो X है, जिसका एटॉमिक नंबर Z है और जिसका मास नंबर A है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो डॉटर न्यूक्लियस होगा, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस जो भी होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाने के कारण यहाँ पे Z+1 हो जाएगा। अभी ये क्यों Z+1 हुआ, ये आपको ये सेंटेंस से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस को बाद में देखते हैं, पहले ये समझ लो कि तब यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर में 1 की इंक्रीमेंट नजर आएगी, लेकिन देयर इज नो एनी चेंज इन दी मास नंबर, ठीक है।
तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास नंबर, ये इक्वेशन बैलेंस है ना, ये इक्वेशन बैलेंस है। Z+1 -1 टोटल हो जाएगा Z एंड A+0 टोटल हो जाएगा A। तो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इट इज बैलेंस। और हमने अभी देखा कि इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और पार्टिकल भी यहाँ पे रिलीज होता है कि जो पार्टिकल का कोई मास नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है ना, इसका मास लेस आप मान सकते हो, उसका मास नहीं, उसका चार्ज भी नहीं है। हाँ स्पिन है ±1/2 की, लेकिन उसके अब कोई मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है ना। तो प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एंटी न्यूट्रिनो, है ना, एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन को हम यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। अभी सवाल ये निकल के आता है कि भाई यहाँ पे Z+1 क्यों हो रहा है, एक्चुअल में बीटा माइनस डीके का मतलब क्या होता है, वो अब समझो। ये सेंटेंस है क्या है कि इन ए अनस्टेबल न्यूक्लियस विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, so for its stability a neutron is converted into the proton which can be represented by the following equation। मतलब कि जब भी कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियस, अगर मान लो कि वो अनस्टेबल न्यूक्लियस के पास कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, और अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई ये न्यूट्रॉन को बाहर निकालने से, बाहर निकालने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई वो न्यूट्रॉन को ही बाहर फेंकता है, ये बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन मान लो कि चल वो सेंटेंस ही निकाल लेते हैं, ऐसा मान लो कि एक न्यूक्लियस अनस्टेबल है और उसने देखा कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, उसकी वजह से मेरी अनस्टेबिलिटी अभी है ना। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो स्टेबल होने के लिए, क्योंकि उसको क्या नजर आएगा कि भाई मेरा एक न्यूट्रॉन है, मेरा जो न्यूट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो प्रोटॉन से ज्यादा है ना, एक जितना ज्यादा एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मेरे पास पड़ा हुआ है। तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी पाने के लिए वही न्यूट्रॉन को वो प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, वो प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, है ना। अभी आपको मैं एकदम देसी लैंग्वेज में समझाता हूं, एकदम देसी लैंग्वेज में समझो कि भाई एक न्यूट्रॉन है जिसको वो प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहा है ना, ऐसा होता नहीं, लेकिन आप समझो, ध्यान से समझो, एक देसी लैंग्वेज में समझ लो ताकि आप ये प्रोसेस को रिलेट कर पाओ, है ना। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट जो भी है, कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलूंगा, एक पॉइंट जो भी है वो देसी लैंग्वेज में इस तरीके से समझ लो कि क्या हो रहा है और क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ना। तो ये समझने के लिए मैं आपको एक देसी तरीके से, एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो कि एक न्यूक्लियस है जिसके पास एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दूंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा, है ना। अभी भाई ये होता ये है कि भाई न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, जीरो। न्यूट्रॉन के पास चार्ज कितना, जीरो, है ना। तो वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो अगर मान लो कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी में से अगर उसको पॉजिटिवली चार्ज बनना है ना, तो भाई कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है तो कब वो पॉजिटिवली चार्ज मानी जाएगी, जब वो अपने ऊपर से इलेक्ट्रॉन को घुमा देगी, है ना, अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज को हटा देगी, है ना। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, है ना, अगर पॉजिटिव नेगेटिव सेम है तो वो बॉडी न्यूट्रल हो जाती है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा मान लो, देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ये प्रोसेस को समझना, कि मान लो कि न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और उसको क्या करना है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होना है, मतलब कि उसको अपना नेगेटिव चार्ज छोड़ना पड़ेगा, है ना, एक जितना नेगेटिव चार्ज छोड़ना पड़ेगा। अगर वो एक जितना नेगेटिव चार्ज छोड़ देता है तो वो एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं देसी तरीके से, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि उसने एक नेगेटिव चार्ज को छोड़ दिया, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, है ना। लेकिन सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं निकलता है, उसके साथ साथ यहां पे न्यूट्रिनो भी निकलते हैं, सॉरी एंटी न्यूट्रिनो, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहां पे निकलते हैं, है ना, एंटी पार्टिकल भी यहां पे निकलते हैं, है ना। तो आप अभी पिक्चर क्लियर हुआ, अभी पिक्चर क्लियर हुआ कि क्यों यहां पे ये Z+1 हुआ, क्योंकि भाई एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है ना। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, मान लो कि पहले प्रोटॉन की संख्या थी 80 और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो भाई अभी एटॉमिक नंबर में +1 हो चुका है, इसीलिए यहां पे 80+1 मतलब कि 81 अब नया एटॉमिक नंबर डॉटर न्यूक्लियस का बनेगा, है ना। तो आपको यही याद रखना है कि बीटा माइनस डीके में होता क्या है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उसको लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है तो वो अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा, और क्योंकि प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहा है तो एक प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है,
एक प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज हुई मतलब कि एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीमेंट नजर आएगा, है ना। और क्योंकि मैंने अभी देसी तरीके से आपको समझाया कि अगर एक न्यूट्रॉन है न्यूट्रल है, तो अगर उसको पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर से एक नेगेटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा, मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहां पे बाहर निकलेगा, जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलेंगे, है ना, जो मासलेस होता है, जो चार्ज लेस होता है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये होता है कि बीटा माइनस डीके की प्रोसेस कैसी होगी, ऐसी होगी, वन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन, एंड अगर ये इक्वेशन को बैलेंस करना है तो न्यूट्रॉन जब भी प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एट दैट टाइम वन इलेक्ट्रॉन एंड वन एंटी न्यूट्रिनो बोथ आर रिलीज, बोथ आर एमिटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्लियर? क्लियर हुआ ये इक्वेशन? क्लियर हो गया? ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बीटा माइनस डीके का एक एग्जांपल लेता हूं, तो मान लो कि मेरे पास एक फॉस्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर है 15, मास नंबर है 32। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 15 एंड 32, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास कितने होंगे, 15। लेकिन टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर देखोगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो भाई उसके पास 17 है ना, 17 प्लस 15, 15 15 30 एंड 32, ठीक है। तो ये 17 टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये अपने आप को अनबैलेंस्ड अनस्टेबल फील करेगा। मान लो कि यहाँ पे बीटा माइनस डीके हो रहा है, मतलब कि वो अपने एक न्यूट्रॉन को स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या कर रहा है, एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहा है ना, एक न्यूट्रॉन को वो प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा। देखो सीधी सी बात है कि अगर ये 15 है और ये 17 है, अगर यहां से वो एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता है तो यहां से 16 हो जाएगा और यहां से 16 हो जाएगा, तो अब वो अपने आप को बैलेंस फील करेगा, है ना, क्योंकि एक न्यूट्रॉन घटा तो न्यूट्रॉन की संख्या घट गई, ये n है ये z है, तो न्यूट्रॉन की संख्या एक घटी तो ये हो गया 16, ठीक है, और यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ी तो ये हो जाएगा 16। तो इस तरीके से वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो तब वो बीटा माइनस डीके करेगा। तो यहाँ पे देखा कि भाई जब भी वो एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा तो सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज होंगे, है ना। और मैंने अभी देसी तरीके से समझाया कि भाई जब भी प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो भाई वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वो अपना मान लो कि एक नेगेटिव चार्ज छोड़ रहा है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, साथ में उसका एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हुआ, और देखा तो भाई क्या हुआ, तो भाई प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि एटॉमिक नंबर एक जितना इंक्रीज हो चुका है ना, मतलब कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, अभी अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो डॉटर यहाँ पे न्यूक्लियस बनेगा वो किसका बनेगा, सल्फर का बनेगा, है ना, सल्फर का बनेगा, जिसका एटॉमिक नंबर है 16 एंड मास नंबर में नो चेंज, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, बस एटॉमिक नंबर यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसे कहते हैं बीटा माइनस डीके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज द बीटा प्लस डीके। अभी बीटा प्लस डीके में क्या होता है, तो इन बीटा प्लस डीके एटॉमिक मास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस रिमेन सेम दैट ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस, जैसा आगे था वैसे ही, बट द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस गोज डाउन बाय 1 इन एंड द जनरल इक्वेशन इज दिस, मतलब कि जब भी बीटा प्लस डीके होता है तब मास नंबर में अगेन कोई चेंज नहीं आता है, बस एटॉमिक नंबर में एक की गिरावट नजर आती है। तो जब भी बीटा माइनस होता है तब एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीमेंट नजर आता है, और जब भी बीटा प्लस डीके होता है तब एटॉमिक नंबर में एक का डिक्रीमेंट नजर आता है ना। तो अगर मैं इसका इक्वेशन देखूं, मान लो कि मेरा पेरेंट न्यूक्लियस है x, जिसका एटॉमिक नंबर है z, मास नंबर है a, और बीटा प्लस डीके होने के कारण यहां पे जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस बनता है तो उसका एटॉमिक नंबर में हमें एक की गिरावट नजर आएगी, मतलब कि अब ये एटॉमिक नंबर बन जाएगा z-1, बट देयर इज नो एनी चेंज इन दी मास नंबर। देखो मास नंबर में बदलाव सिर्फ और सिर्फ हमें अल्फा पार्टिकल में नजर आता है ना, बीटा प्लस बीटा माइनस में नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इक्वेशन अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर z-1 है, तो यहाँ पे +1 करके कुछ होना चाहिए कि ताकि दोनों साइड पे एटॉमिक नंबर एंड दोनों साइड पे मास नंबर यहाँ पे बैलेंस नजर आए, ठीक है। तो उस हिसाब से देखने जाए तो यहाँ पे बीटा प्लस यहाँ पे रिलीज होना चाहिए। देखो ये एक इक्वेशन के बैलेंस करके भी आप पता लगा सकते हो कि क्या यहाँ पे रिलीज हुआ है ना, है ना, आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो। खैर यहाँ पे क्या होता है वो आपको ये सेंटेंस से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसा समझ लो कि भाई यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुआ है जिसका चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है लेकिन पॉजिटिव है ना, और वो क्योंकि मास नंबर में वो काउंट नहीं हो पाएगा इसलिए यहाँ पे इसका मास नंबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0।
और क्योंकि हमने अभी देखा कि भाई रिसर्च ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है या फिर कोई पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ तो वो अकेला रिलीज नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द बीटा डीके, अकेला रिलीज नहीं होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे अगर वहां पे बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसके साथ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हुआ होगा। और यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ है तो उसके साथ साथ यहाँ पे उसका एंटी पार्टिकल मतलब कि न्यूट्रिनो यहाँ पे रिलीज हुआ होगा। ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अभी एक्चुअल में प्रोसेस क्या होते हैं? एक्चुअल में प्रोसेस ये होती है कि क्यों बीटा प्लस डीके होता है, अगर ये जानना है तो होता यह है कि अगर किसी के पास मान लो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है और वो बंदा अपने आप को ऐसा समझता है, वो न्यूक्लियस ऐसा समझता है कि भाई अगर मैं ये प्रोटॉन को अगर मैं न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देता हूं, ध्यान से सुनना, ये प्रोटॉन को अगर मैं न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देता हूं तो मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगी, है ना। अगर वो ऐसा सोचता है तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। और जब भी प्रोटॉन को वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है तो अगेन वापस मैं आपको समझाता हूं देसी तरीके से, है ना, देसी तरीके से ये प्रोसेस को समझो कि अगर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस के पास है, वो अगर उसको न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसको प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिलीज करना पड़ेगा। आई बात समझ में, पकड़ में आ रही है ना। देखो ये आसान तरीका होता है इक्वेशन समझने का, है ना, जो मैं देसी लैंग्वेज में आपको अलग फॉर्मेट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि भाई बीटा प्लस में होता क्या है, बीटा माइनस में होता क्या है ना। तो आप उसको देखो, जिस तरीके से आपको समझ में आता है वो तरीका हमेशा यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा प्लस डीके में होता क्या है कि मान लो कि अगर एक न्यूक्लियस है जिसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन है और वो चाहता है कि अगर वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए तो उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो प्रोटॉन को डेफिनेटली न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना मतलब कि न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो देसी तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो कि ये प्रोटॉन है तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना होना चाहता है, लेकिन उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना चार्ज छोड़ना पड़ेगा। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या निकला होगा पॉजिट्रॉन, सीधी सी बात है ना। तो इसलिए उसने क्या किया, अपने अंदर से पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया। यही समझो, यही तरीका समझने का होता है ना। देखो क्या है कि जो भी पॉइंट हमें जिस तरीके से समझ में आता है ना वही सही पॉइंट होता है हमारे लिए, है ना। हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम ये प्रोसेस को समझे, नहीं तो क्या कि फिर कंफ्यूजन होता रहे कि बीटा माइनस में क्या रिलीज होता है, यहाँ पे क्या रिलीज क्या होता है। आप ये याद रखो कि कब क्या होता है ना, कब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, कब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है ना। जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज वो छोड़ेगा, और जब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो भाई डेफिनेटली वो प्रोटॉन जो भी है वो अपना पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को याद रख लो। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका होता है याद करने का। तो न्यूट्रॉन अपने आप के प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेगा, मतलब कि पॉजिट्रॉन रिलीज हो, और क्योंकि पॉजिट्रॉन अकेला नहीं होगा उसका भी एंटी पार्टिकल होगा, दैट इज द न्यूट्रिनो। तो कुल मिला के देखें सो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन के अंदर, और साथ में पॉजिट्रॉन एंड यहाँ पे न्यूट्रिनो इन दोनों को भी रिलीज कर रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से आप ये प्रोसेस को समझ सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड द बीटा डीके। अभी मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से सुनो और मुझे बताओ। देखो आपको इतना तो समझ में आता है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। हाँ, एनर्जी एक यहाँ पे होगी, प्लस क्यू भी हम ये इक्वेशन को कंप्लीट करना है तो लिखेंगे यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये जो रिलीज हो रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आती कहाँ से है? ठीक है, तो जरा मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है। देखो मुझे इतना पता है कि अगर एक प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है ना, ध्यान से सुनना, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि भाई न्यूट्रॉन का मास है वो 1.00866 है ना, और प्रोटॉन का मास है 1.00727। ठीक है, तो आप खुद ही सोचो कि एक न्यूट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास से ज्यादा है ना। भाई अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल 1 यूनिट के बराबर ही बोलते हैं, है ना। अप्रोक्सीमेटली तो दोनों 1 यूनिट के बराबर ही है ना। 1.00 समथिंग को आप भूल जाओ तो 1 यूनिट आप बोल सकते हो। अप्रोक्सीमेटली वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, मास के कंपैरिजन में एक दूसरे के बराबर होते हैं, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू को देखें तो भाई वैल्यू से तो हमें ये समझ में आता है ना कि भाई न्यूट्रॉन जो भी होता है वो हैवियर होता है, थोड़ा हैवियर होता है ना कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो ज्यादा मास है उसके पास। तो खुद ही सोचो कि यहां पे एक ऐसा मास कि जिसका मास दूसरे मास से कम है, ऐसा प्रोटॉन यहां पे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है जिसका मास
यहाँ पे कम है, अभी कम मास वाला प्रोटॉन यहाँ पे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। एक तो ये पॉइंट हो गया है ना, ये कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल, है ना, कि एक लोअर मास एक उससे थोड़े से हायर मास में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक्स्ट्रा मास आया कहां से। यहाँ पे तो आपको ऐसा लगेगा ना कि यहाँ पे किसी ने एनर्जी दी होगी तो ही ये पॉसिबल है ना, क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी देगा तो ही वो एनर्जी, जितना डिफरेंस है यहाँ पे प्रोटॉन के मास एंड न्यूट्रॉन के मास के बराबर है ना, उतना उतने मास के बराबर एनर्जी किसी को बाहर से देनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो पाएगा, है ना। दिमाग में यही पॉइंट आता है ना कि यहाँ पे ऐसा है कि सर यहाँ पे एक लोअर मास हायर मास में कन्वर्ट हो रहा है ना। देखो अप्रोक्सीमेटली मैंने अभी ही आपको बोला कि अप्रोक्सीमेटली दोनों का मास सेम है। इवन और अप्रोक्सीमेटली बोलना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं दोनों का मास 1 AMU के बराबर है ना। ऐसा ही मानते हैं, अगर डबल जीरो के बाद का जो पॉइंट है उसको हम नेग्लेक्ट कर दे तो। लेकिन पॉइंट तो ये है ना कि अगर दोनों वैल्यू को पूरी लिखते हो और कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन। तो एक लोअर मास उससे हायर मास में कन्वर्ट हो रहा है, और क्योंकि लोअर मास हायर मास में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसको एक्स्ट्रा मास की जरूरत पड़ती है। तो वो एक्स्ट्रा मास आता कहां से, तो अगर आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आया है तो आपका दिमाग तुरंत यही बोलेगा कि सर इसमें हुआ ये होगा कि भाई बाहर से किसी ने एनर्जी दी होगी और वो एनर्जी यहाँ पे वो एक्स्ट्रा मास में कन्वर्ट हो चुकी है, और वो ग्रैब करके वो पूरा एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है ना। ऐसा ही दिमाग में ख्याल आता है, जो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। ये गलत ख्याल आता है। देखो क्वेश्चन आना ये बहुत ही जरूरी है कि सर ऐसा कैसे मुमकिन है। देखो क्या होता है, घटना आपने पूरी देखी नहीं है। एक तो लोअर मास हैवियर मास में, ऐसे इतना भी लोअर नहीं बोल सकता हूं लेकिन बोलने के लिए कंपैरिजन वाइज प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से कम है, तो वो लोअर मास वाला पार्टिकल वो हैवियर मास के न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। और उतना ही नहीं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहां पे एक पॉजिट्रॉन भी रिलीज हो रहा है, उसका तो मास है ना। यहाँ पे न्यूट्रिनो का मास नहीं है, लेकिन न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा है, न्यूट्रिनो का मास नहीं है, लेकिन पॉजिट्रॉन का तो होगा ना, और तो पॉजिट्रॉन रिलीज भी हो रहा है। ये प्रोसेस के दरमियान पॉजिट्रॉन रिलीज भी हो रहा है, और उतना ही नहीं भाई, ये दोनों न्यूट्रिनो एंड पॉजिट्रॉन दोनों को काइनेटिक एनर्जी भी मिल रही है। तो आप सोचो इतनी एनर्जी आएगी कहां से, जबकि हमें तो ये पूरे इक्वेशन के अंदर ऐसा लगता है, ये जो पूरी कहानी बन रही है उसके अंदर ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये प्रोटॉन ने ही कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी और वो हैवियर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे तो कहानी पूरी उल्टी नजर आ रही है। मतलब कि यहाँ पे एक लोअर मास हायर मास में कन्वर्ट भी हो रहा है, साथ में एक एक्स्ट्रा मास रिलीज भी हो रहा है, साथ में एनर्जी के फॉर्म में भी मास डिफेक्ट यहाँ पे दिख रही है ना। कुछ मास यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में भी जा रहा है, तो हाउ इट्स पॉसिबल, तो ये इतना सारा एक्स्ट्रा मास आता कहां से है ना। सीधी सी बात है ना। क्वेश्चन ये होना चाहिए, ये अराइज होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या पूछना चाहता हूं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो भी हो रहा है उसमें हमें इतना समझ में आता है कि एक लोअर मास हायर मास में कन्वर्ट हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको उतना मास गेन करना पड़ेगा अगर वो कन्वर्ट होना चाहता है तो उस हिसाब से उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी और उस एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहां पे उल्टा ही हो रहा है। एक तो लोअर मास हायर मास में कन्वर्ट भी हो रहा है, साथ में कुछ मास रिलीज भी हुआ, एक पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ, है ना। और साथ में एनर्जी के फॉर्म में भी कुछ मास गया। तो भाई ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बीटा प्लस डी के, है ना, कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है। तो भाई इसका सीधा सा आंसर है कि भाई क्या होता है कि हम ऐसा समझते हैं कि भाई जब कोई एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो सिर्फ वही प्रोटॉन प्रोसेस में पिक्चर में आता है, ऐसा नहीं है। वो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करवाने के लिए उसके सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल्स है ना, न्यूक्लियॉन्स, वो सारे लग जाते हैं, सारे लगे पड़े होते हैं उसको कन्वर्ट करने में। बोलते हैं ना कि किसी को कुछ पाना है तो उसके लिए पूरी कायनात उसका साथ दे देती है, ऐसा यहाँ पे भी प्रोटॉन के साथ होगा। whenever any proton wants to convert into the neutron, वैसे ये न्यूक्लियस डिसीजन लेता है ना, तो बोलने के लिए तो ऐसा ही बोलेंगे ना कि न्यूक्लियस डिसीजन लेता है। तो जब भी उसको स्टेबिलिटी चाहिए तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, जब किसी प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता होगा तब पूरा ये जो प्रोसेस होगी ना, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस सभी न्यूक्लियंस जो भी है वो सारे पिक्चर में आएंगे, सारे उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। ऐसा समझ लो, एक देसी तरीके से ऐसा समझ लो कि सारे जितने भी न्यूक्लियस है वो सारे अपने अपने हिस्से से अपने अपने हिसाब से अपनी जितना जितना मदद कर सकते उतनी करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब कि वो
सारे लगे पड़े होंगे इसको कन्वर्ट करवाने के लिए, है ना। और इसीलिए हमें ये प्रोसेस के अंदर ऐसा नजर आता है कि भाई एक लोअर न्यूक्लियस, लोअर मास का एक पार्टिकल एक हैवियर मास में कन्वर्ट भी हो रहा है, साथ में कुछ रिलीज भी हो रहा है, और साथ में एनर्जी के फॉर्म में भी मास जा रहा है ना। तो ये सारी प्रोसेस इसी की वजह से हो रही है। समझ में आई बात? ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अकेला बंदा जो कन्वर्ट हो रहा है वही पिक्चर में नहीं आएगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए सारे न्यूक्लियॉन्स उसकी मदद भी करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये प्रोसेस हमें बैलेंस नजर आती है ना, ये बैलेंस नजर आती है। तो ये सीधा सा एक सिंपल सा एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन नहीं आया तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपके दिमाग में अराइज किया है। अगर आपको ये पूरी डिटेल समझनी है बीटा प्लस डी के एक्चुअल में कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है, कैसे सारे प्रोटॉन, सारे न्यूट्रॉन, जो सारे न्यूक्लियॉन्स है वो कैसे पिक्चर में आते हैं, अपने हिसाब से वो यहाँ पे पिक्चर में ये प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सारी चीजें आपको वहां से मैंने आपको बताया है। एच सी वर्मा सर का वीडियो है, वहां पे जाके आप डिटेल में देख सकते हो। इसके लिए आपके पास पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है उनका, है ना। तो उसमें सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की है, एवरीथिंग इंक्लूडिंग इक्वेशंस, सारे इक्वेशन लिख लिख के उन्होंने सारी चीजें समझाई है ना। लेकिन हमारे लिए क्या है कि 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे इतना काफी है, इतना ही हमें स्टडी करना होता है ना। नहीं तो सारी चीजें यहाँ पे स्टडी कर लोगे तो हायर स्टैंडर्ड में क्या करोगे, हायर स्टडी में क्या पढ़ोगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है आपके एनसीईआरटी के अंदर, क्लियर। चलिए तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन सॉल्व कर ले। चलिए एग्जाम्पल 13.6 देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, पहले वो देखो क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि वी आर गिवन द फॉलोइंग एटॉमिक मासेस, यूरेनियम का मास दिया गया है, हीलियम का दिया गया है, थोरियम का दिया गया है, हाइड्रोजन का दिया गया है, और साथ में ये जो पीए लिखा ना प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम इसको बोलेंगे, प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम का भी हमें मास दिया गया है। तो हियर द सिंबल पीए इज फॉर द एलिमेंट प्रोटेक्टिनियम, ठीक है। तो इसका भी हमें मास दिया गया है। तो यहाँ पे हमें बोला है पहले क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डीके, अल्फा डीके के दौरान यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी वो आपको पता करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि अल्फा डीके के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी का क्यू इक्वेशन हमने वहां पे लिखा था। आपको पहले क्या करना है, मास डिफेक्ट यहाँ पे देखना है ना। अगर यूरेनियम का यहाँ पे अल्फा डीके हो रहा है तो मास डिफेक्ट कितनी आई वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। मास डिफेक्ट जितनी आएगी, मास डिफेक्ट जितनी आपको नजर आएगी, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो सी स्क्वायर से। स्पेशल रिलेटिविटी का जो हमारा फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करो और आपको यहां से इसके हिसाब से आपको क्यू वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो कितनी एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिलीज हुई वो आपको यहाँ पे वैल्यू के तौर पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मास डिफेक्ट। तो भाई मास डिफेक्ट यहाँ पे कितनी आई होगी वो पता कर लेते हैं। तो ए का आंसर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इज मास डिफेक्ट। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो अल्फा डीके की जो प्रोसेस है इसको हम पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। सो हियर अल्फा डीके कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय U92 238, ये पेरेंट न्यूक्लियस है, वो कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि अल्फा डीके का मतलब क्या होता है, अल्फा डीके का मतलब होता है एक हीलियम न्यूक्लियस का बाहर निकलना, हीलियम न्यूक्लियस जिसके पास 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो मास नंबर होगा 4 प्लस सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि भाई जो यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो कौन सा होगा, थोरियम, ठीक है। तो 2 एटॉमिक नंबर कम हो गए, मतलब कि ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा मास नंबर में 4 की गिरावट, मतलब कि 234, ठीक है। तो ये हो गया उसका बैलेंस इक्वेशन। हमें क्यू पता करना है, एनर्जी रिलीज्ड पता करनी है, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ डेल्टा एम, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम, मास डिफेक्ट कितनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि भाई यहाँ पे आपको भी याद रखना है कि भाई ये जो प्रोसेस होती है, रिसर्च ऐसा बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है उसका जो मास होता है वो यहाँ पे डॉटर प्लस अल्फा पार्टिकल के मास के एडिशन से ज्यादा होता है ना। तो इसी वजह से हम अगर मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं सिंपल सा यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा कि मास ऑफ यूरेनियम, पेरेंट में से हम डॉटर एंड हीलियम के मास को सब्ट्रैक्ट कर दे। तो मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ हीलियम, ठीक है। तो यहां से मुझे डेल्टा एम मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूरेनियम मास, यूरेनियम का मास कितना देगा, देखो 238.05079,
तो ये दिया गया है 238.05079 यूनिट, मतलब कि एटॉमिक यूनिट। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यू लिखने की जरूरत नहीं है। मास ऑफ थोरियम कितना है? तो 234.04363 माइनस मास ऑफ हीलियम, ये हमें कितना दिया गया है? मास ऑफ हीलियम 4.00260, 4.00260। ठीक है, चलो तो अभी कैलकुलेटर निकालते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आती है। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक्चुअल में मास डिफेक्ट मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं। ये हमने कैलकुलेटर निकाल लिया। 238.05079 माइनस 234.04363 माइनस 4.00260, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 00456। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 00456 यूनिट। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट 0.00456 यूनिट। ठीक, चलो तो इतना हमारे पास मास डिफेक्ट आया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट। ठीक है, लेकिन हमें तो कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, कैलकुलेट दी एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस अल्फा डी, ये पता करना है। तो मतलब कि हमें एनर्जी रिलीज कितनी होगी ये पता करना है। तो एनर्जी रिलीज, सॉरी ये हम लिख नहीं पा रहे हैं, एक सेकंड। अरे ये क्या है? अरे एनर्जी रिलीज, एनर्जी, ये बहुत आर जी वाई एनर्जी, अरे बाप रे, एनर्जी रिलीज्ड, जिसको हम एक काम करते हैं यहीं पे ऊपर लिख देते हैं, हो सकता है वहाँ पे डिटेक्ट कर लें। सो यहीं पे लिख लेते हैं एनर्जी रिलीज्ड। ओहो, चलिए एनर्जी रिलीज्ड। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी? तो हमें पता है कि वो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर एनर्जी रिलीज हुई होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? तो ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैसे हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे पर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो यही 0.00456 को, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है ये सारी चीज़ों को, तो सीधा हम यहाँ पे इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, तो सीधी हमें वो एनर्जी क्या मिल जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो ये हो जाएगा 0.00456 मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आती है? तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 931.5। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले कि आपको ये याद रखना है ये वैल्यू को, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा हम वहाँ पे कन्वर्जन सी स्क्वायर के साथ कर चुके हैं, तो इसको सीधा हम याद रखेंगे और इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4.24764 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बराबर है। तो अप्रोक्सीमेटली 4.25 हम लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इट इज 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इतनी एनर्जी यहाँ पे ड्यूरिंग दी प्रोसेस रिलीज हुई होगी। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है? दूसरे क्वेश्चन में पूछा सो दैट द यूरेनियम कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट ए प्रोटॉन। मतलब कि यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि यूरेनियम स्पॉन्टेनियसली प्रोटॉन को एमिट नहीं कर सकता है ना, ऐसा आपको बोला गया है। तो अगर मान लो कि अगर मैं इसको प्रोटॉन अगर एमिट करता है ऐसा मैं मान लेता हूं, ध्यान से सुनना, प्रोटॉन एमिट करता है ऐसा मैं मान लेता हूं, मतलब कि वो एच एटम को यहाँ पे रिलीज कर रहा है ऐसा हम मान लेते हैं, तो तब यहाँ पे प्रोसेस क्या बननी चाहिए, तो वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज यहाँ पे चूज करता हूँ और उसके ऊपर वो प्रोसेस पहले तो लिख लेते हैं। ठीक है, तो इफ proton is released, proton is released, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, और यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा किस में? प्रोक्टेटिनियम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा Pa, क्योंकि एक यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज हुआ है तो यहाँ पे H रिलीज होगा 1 1। ठीक है, एक प्रोटॉन मतलब कि एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एक प्रोटॉन रिलीज हुआ है तो इसमें एक की गिरावट आएगी एटॉमिक नंबर में, तो जो डॉटर होगा उसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा 91, और मास नंबर में भी एक की गिरावट नजर आएगी, मतलब कि वो हो जाएगा 237। ठीक, 237। क्लियर? चलो, तो अगर ऐसा होता है तो मैं यहाँ पे पहले तो क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं पहले यहाँ पे डेल्टा एम कितना हुआ होगा वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, मतलब कि मास डिफेक्ट कितनी नजर आएगी वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। वही फॉर्मूला लगाते हैं, मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ प्रोक्टेटिनियम, मतलब कि Pa माइनस मास ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन। अभी यहाँ पे सारी चीजें हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ये हमें दिया गया 238.05079, 238.05079, 05079 माइनस ये प्रोक्टेटिनियम का दिया गया हमें 237.05121, 7.05121 माइनस हाइड्रोजन के लिए 1.00783, 1.00783। ठीक है, तो अगर मैं इनका सब्ट्रैक्शन निकाल लेता हूं तो देख लेते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं और वैल्यू चेक कर लेते हैं। 238 पॉइंट ये 05079 माइनस 237.05121 माइनस 1.00783, तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, 0.00825 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे जो मास डिफेक्ट आ रहे हैं ना बच्चों, ये हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसके इक्विवेलेंट एनर्जी निकालता हूं तो ऐसे केस में इसके इक्विवेलेंट अगर एनर्जी हम निकालते हैं तो एनर्जी कितनी आएगी, तो मैं यहाँ पे डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.00825 मल्टीप्लाई बाय 931.5, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं डेफिनेटली ये आंसर नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 931.5 से,
तो मुझे आंसर मिलेगा -7.684875, 684875 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको अप्रोक्सीमेटली अगर हमें लिखना तो 7.68 लिख सकते हैं, है ना। सो विच इज अप्रोक्सीमेटली -7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ये जो कहानी है ना, ये कुछ अजीब सी नहीं लगती आपको? मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है बच्चों? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करती है कि भाई अगर मुझे यहां से यूरेनियम में से एक प्रोटॉन को निकालना है ना, तो उसके लिए नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि भाई मुझे यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, ये रिलीज नहीं करेगा, उसे देनी पड़ेगी। मतलब कि मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो एक प्रोटॉन को वहां से रिलीज करेगा, है ना। ये कुछ ड्यूरिंग द प्रोसेस ये कुछ अपने आप रिलीज नहीं करेगा। देखो जहां पे अपने आप रिलीज हो रहे हैं वहां पे आपको प्लस साइन नजर आ रही है। ये ऐसा बोलता है कि भाई उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि अपने आप वो अंदर से निकालता है और एनर्जी रिलीज करता है। यहां पे हमें देनी पड़ती है। तो अगर Q नेगेटिव है तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस, है ना। ये स्पॉन्टेनियसली यहाँ पे प्रोटॉन को रिलीज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसकी अगर मैं इतनी एनर्जी देता हूं, पॉजिटिव एनर्जी देता हूं, तब जाके वो यहां से एक प्रोटॉन को इमिट करेगा, ठीक है। तो ये कहानी कुछ ऐसे बनेगी। तो ये हो गया इसका बी पार्ट, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो, ठीक है। तो यहीं पे बस हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।